मेरे पास सबूत है ना सब चीज़ों के। हम तो कल एफआईआर दर्ज करने भी जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं कल हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में। किस पे एफआईआर कल ये चुनाव आयोग के अधिकारियों पे और बीजेपी के अधिकारियों पे, मोदी जी पे, अमित शाह जी पे और नड्डा जी पे जो ये गोरखधंधा चुनाव में हुआ है उसके हम चुनाव के सबूत इकट्ठे नहीं कर रहे थे। आपने कर लिया सर? सबूत इकट्ठे कर लिए। कल हम जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे सरकार के गठन और उसके बाद जो है मंत्रालय है बंटवारा होने के बाद जो है देश में भूचाल सा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि नीट का एग्जाम जो है लीक हो गया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पे जो है 9 सिविलियंस की डेथ हुई है और एक जो सैनिक की जान चली गई है। साथ ही साथ आप देख रहे हो मणिपुर को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। मोहन भागवत ने यहां तक कह दिया कि वहां पर जो है वो लगातार जल रहा है। राजनीति एक तरफ, देश की समस्याएं एक तरफ, उस पर भी जो है ध्यान होना चाहिए। महमूद प्राचा जी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और आपको एक चीज और जो है एक आंकड़ा दे दूं, आज जो है सुप्रिया सिंह ने जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर 24 के बीच भारत में 5693 आतंकी घटनाएं हुई है और इसमें 1343 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं और 1892 आम नागरिकों की जान गई है। और जो दावा किया जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और अब ये जो सरकार जिसे बहुमत साबित करना है संसद के अंदर, तो क्या ये सारी चीजें जो है अब जो है इनका जवाब देना पड़ेगा। जो सहयोगी दल है क्या वो चुप रहेंगे इन सब पर, या फिर वो जो है उसको लेकर आवाज उठाएंगे। और एक और जो बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है वो है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी के जो सांसद है साकेत गोखले, उनको लेकर उन्होंने भी जो है एक ट्वीट किया है कि उनके संपर्क में जो है 3 सांसद बीजेपी के हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं महमूद प्राचा जी से। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। सर जो कुछ पिछले 2-3 दिन में देश में जो घटना घटित हुई है, जिस तरीके से हमारे देश के लोग ही जान गई, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह, चाणक्य कहा जाता है, मजबूत सरकार है, मजबूत गृह मंत्री है, मजबूत रक्षा मंत्री है, तो इसकी निंदा करेंगे? कड़ी निंदा क्या करेंगे? ये देखिए देश की सुरक्षा का मसला है ये। हाँ। और मैं ये बात बार बार कहता जा रहा हूँ और पिछले 5 साल से भी ज़्यादा से कहता जा रहा हूँ कि अमित शाह जी जो हैं वो होम मिनिस्टर बनने के लायक ही नहीं है। उनको अगर कुछ बनाना ही था मोदी जी को तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में रहता है। अडानी जी के साथ मिलके, अंबानी जी के, यूसुफ लुलू जैसे दूसरे लोगों के साथ मिलके वो पैसा कमाने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं और किसी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक तो उनका इंटरेस्ट ये है। तो आप अमित शाह गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। फेल मानते हैं? फेल नहीं, मतलब एक ये ऐसी बात है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, नौसिखिए के हाथ में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जो उसका फील्ड ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए अमित शाह को? अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास देश के प्रति इतनी सी भी उनकी अगर कोई भी प्यार है तो अमित शाह जी से पहले इस्तीफा लेना चाहिए। हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें एनएसए को बुलाया गया, जम्मू कश्मीर के गवर्नर है उनसे भी जवाब मांगा गया, तो सरकार तो एक्शन में दिख रही है। सबसे जवाब मांग लिया ना, और असली आदमी से जवाब नहीं मांगा। होम मिनिस्टर से कौन जवाब मांगेगा? फेलियर तो होम मिनिस्टर का है ना। चाहे चाइना हमारे हजारों किलोमीटर जगह जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं जैसा वो खा गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? आईटीबीपी किसके अंडर आती है? उसी एरिया में से तो खाई है। आईटीबीपी अमित शाह जी के, बीएसएफ अमित शाह जी के अंडर आती है। ये जो ऐसा नहीं है कि बीएसएफ के जवान ये रोकना नहीं चाहते, लेकिन जो नेतृत्व की कमी है ना, नेतृत्व का ध्यान ही नहीं है। उनको इक्विपमेंट देने के लिए, उनको क्लियर कट डायरेक्शन देने के लिए, पीओके को वापस लेने के लिए नॉर्दर्न रेंज के जो कमांड के जो चीफ थे वो अब से 2-2.5 साल पहले कह चुके हैं कि हम पीओके वापस लेना चाहते हैं। तो आज तक क्यों उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया? देश सुरक्षित हाथों में है कि बिल्कुल नहीं है, बल्कि आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं अमित शाह जी के दोबारा होम मिनिस्टर बनने से, क्योंकि उनको पता है इनका ध्यान किसी और चीज पे ही रहेगा। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बनी डिस्टर्ब करने की साजिश है पाकिस्तान, ये तो आप मानते हैं? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल होगी ना। हाँ। लेकिन आप दुश्मन को बुरा कह के आपका कोई फायदा होता है? दुश्मन को क्रश करके फायदा होता है, दुश्मन के ऊपर एक्शन लेके फायदा होता है, दुश्मन को गाली देके कोई फायदा नहीं होता है। तो अब वो जो हमारे दुश्मन है वो जानते हैं कि अमित शाह जी का ध्यान ही नहीं होगा। अगर वो करना भी चाहे ना इसमें कुछ अफसरों की मदद से या आईटीबीपी और बीएसएफ की मदद से, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना उस चीज़ में। हाँ, अगर कुछ पैसे कमाने की बात होगी
तो उसमें तुरंत उनका इंटरेस्ट जाग जाता है। जैसे कि अभी भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं कि इलेक्शन के दौरान एग्जिट पोल के ज़रिए और उससे पहले शेयर मार्केट को बढ़ाने और घटाने में उनका बड़ा रोल रहा है। अब वो कह रहे हैं जितनी घटी थी उतनी वापस बढ़ा दी हमने, तो बीच में से जो पैसा चुरा लिया वो मतलब देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। लाखों लोगों के शेयर मार्केट में जो नुकसान हो गया पैसे का, उसका कौन? उसका फ़ायदा तो अडानी जी ने और आपने उठा लिया ना, यूसुफ लुलू ने उठा लिया और अंबानी जी ने उठा लिया। अब ये बताइए, ये सारी चीजें आ गई, नीट का पेपर लीक हो गया सर, जो है उसमें हजारों लोग छात्रों का भविष्य आधार में लटक गया। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है ना, लाखों लोग इफेक्ट हुए और पूरे देश में चल रहा है इस प्रकार की, तो किसकी आंतरिक सुरक्षा, किसकी जिम्मेदारी है? मैं आप ही से पूछता हूँ, देश की जनता से पूछता हूँ। फिर अमित शाह जी की, मणिपुर में क्या हो रहा है, फिर अमित शाह जी की जिम्मेदारी। पूरे देश में अभी चुनाव आयोग और तो आरएसएस ने भी जो है बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो फूट नजर आ रही है बीजेपी आरएसएस में, इसका मूल वजह क्या आपको लग रहा है? इसको कैसे देख? फूट की बात नहीं है, मतलब आरएसएस को झेलना भारी पड़ रहा है इन्हें। अब इतने इनके जुर्मों का जो कच्चा चिट्ठा है वो इतना ज़्यादा बिखर चुका है पूरे देश में, उनको झेलना मुश्किल पड़ रहा है। सवाल जवाब जनता कर रही है, सिर्फ वोटों के माध्यम से नहीं। अब आरएसएस के लोगों को तो अच्छे से पता है ना कि किस प्रकार से इलेक्शन में धांधली गड़बड़ करके इतनी भी सीटें किस मुश्किल से ला पाएँ, किस मुश्किल से बचा पाएँ, और वो सारी गड़बड़ घोटाले की सीटें हैं ये, तो वरना 50 सीटों से ज़्यादा कहाँ आती। तो ये बात तो आरएसएस वालों को अच्छे से पता है। उनको पता है ना कि ये तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ पैसा चुरा चुके हैं देश का, स्थिति ये तो भाग जाएंगे। इस स्थिति में ये अब मुझे ये बताइए, नीरव मोदी के पास चले जाएं मोदी जी, तो क्या उनको वेलकम नहीं करेंगे? अमित शाह जी चले जाएं, ये माल्या जी के पास चले जाएं इंग्लैंड में या दूसरी जगह पे, तो ये सब लोग जो भगोड़े हैं इंडिया का पैसा लूट के भागे हुए हैं, अगर मोदी जी कल को इनके पास जाके रहना चाहें तो उनको वेलकम नहीं करेंगे वो। तो ये बात आरएसएस समझ रही है अब कि ये लोग तो देश छोड़ के भी भाग सकते हैं ना। तो सर अगर आरएसएस इस सारी चीजों को सहन नहीं कर पा रहा है, तो जो एनडीए के जो साथी है वो उसे अकोमोडेट कर पाएंगे? वो कर ही रहे हैं ना, झेल रहे हैं। सहन तो अकोमोडेट तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जुल्म और ज्यादती करते हैं, इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं ना, ये उनका कुछ चाल चरित्र और चेहरा बन गया है अमित शाह जी का और मोदी जी का। हर एक व्यक्ति की बेइज्जती करनी है, हर एक व्यक्ति को अपने से छोटा समझना है, हर एक व्यक्ति को ये कहना है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, और हर एक व्यक्ति की ना सिर्फ बेइज्जती करनी है बल्कि बेइज्जती भी इस तरीके से करनी है कि पूरी दुनिया देखे। जैसे अभी चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है ये, ना कोई मंत्रालय, ना कोई स्पेशल स्टेटस। सर एकदम थोड़ी दे देंगे अभी तो सरकार, अब क्या मंत्र थोड़ी स्टेटस मिल जाएगा, तो टाइम लगेगा। 72 देखिए इतना बड़ा, इतनी बड़ी जंबो कैबिनेट बना दी है, अब तो कैबिनेट मंत्री बनाने की गुंजाइश भी नहीं है, पोर्टफोलियो कौन सा बचा है, तो अब कहाँ से देंगे? तो बात यह है ना कि आंखों के सामने बता दिया कि हमने सब विभाग बांट दिए। एक पहले ऐसा एक तरीका होता था ना कि कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो है वो बचा के रखे जाते थे प्रधानमंत्री, ताकि ये एक अंदेशा तो रहे ना कि जी ये इनको बड़े मंत्रालय जो देने थे नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को, इन दोनों पार्टीज को, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये ना सिर्फ बेइज्जती करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा के बेइज्जती करते हैं। अभी अपमान का घूंट सहकर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी कैसे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी जो है संसद का सत्र शुरू होना है, वहाँ पर जो है स्पीकर का चुनाव होना है, और उस जो नए सांसद आने हैं उनकी शपथ ग्रहण होनी है, और उसके बाद जो है लिटमस टेस्ट होगा, सरकार पास होगी या फेल होगी, वहाँ पर बहुमत का परीक्षण होना है। तो इस स्थिति में आपको क्या लग रहा है, सरकार बहुमत पा लेगी? क्योंकि अभी जो है टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे संपर्क में 3 सांसद है, जो गोखले साहब जो राज्यसभा। अब देखिए ये लिटमस टेस्ट है ईडी का, लिटमस टेस्ट है पार्लियामेंट में क्या होगा सीबीआई का, लिटमस टेस्ट है इनकम टैक्स का, लिटमस टेस्ट है एनआईए का। मोदी जी और अमित शाह जी के जो सबसे ईमानदार वफादार कार्यकर्ता हैं वो तो यही है ना, इनके भ्रष्ट अधिकारियों का ये लिटमस टेस्ट है। वरना भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को फ्लोर टेस्ट में पास कराने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी के पास है ही क्या? सिर्फ अपनी जबान जो कि सब जानते हैं झूठ बोलती है, अपना चेहरा जो कि सब जानते हैं कि ये छल करता है क्या उनके पास? सिर्फ यही तो है। और हाँ एक चीज़ और है, अडानी जी बहुमत पा लेगी, अडानी जी, अंबानी जी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों का पैसा, इसके अलावा मोदी जी और अमित शाह जी के पास क्या है? फ्लोर टेस्ट को
जीतने का, वो मुझे आप बता दीजिए। सरकार बहुमत पा लेगी आपको लग रहा है? मैंने बताया ना, लिटमस टेस्ट इन एजेंसीज का अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों का है। टीडीपी को लग रहा है वो स्पीकर पद देंगे? अभी जितने मंत्रालय दे दिए उसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री ना बना दे कहीं चंद्रबाबू नायडू जी को। मोदी पहले भी उनको, जब एनडीए की पहले सरकार थी तब भी उनको एक बार मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को या चंद्रबाबू नायडू जी को मोदी जी प्रधानमंत्री का पद ना ऑफर कर दें कि मैं हट जाता हूँ, आप लोग बन जाओ। ये तो धोखाधड़ी का काम शुरू हो चुका है ना, और ये इन दोनों बड़े नेताओं को भी अब तक समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। और अगर दिल की बात देखी जाए तो मुझे ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 जो एमपी जीते हैं उन सबको भी पता है कि हम तो धोखाधड़ी से जीते हैं, तो वो भी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अभी अभी 100 से ज़्यादा लोग हैं, वो जो अभी अभी पार्टी में ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन कराए गए हैं ज़बरदस्ती गुद्दी पकड़ के या लालच दे के, ऐसे 100 से ज़्यादा हैं जो दूसरी पार्टी से आकर 240 में बैठे हैं। वो लोगों की तो दिली इच्छा ये होगी कि किसी तरीके से हम इस जेल में से निकल के कहीं भी बाहर निकल जाएं। तो इसलिए जो ये जो टीएमसी के जो साकेत गोखले साहब ने कहा है उसमें मुझे पूरी सच्चाई लगती है। ये 100 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे एमपीज, वो जो बीजेपी के लोग टीएमसी के संपर्क में, आपको लग रहा है हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100 से ज़्यादा तो वही लोग हैं जिनका दम घुट रहा होगा, जो कि ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स की वजह से बीजेपी में आज। तो जैसे अगर किसी को, जानवर को भी अगर किसी जंगले में बंद रखो तो ज़रा सा उसे सुराग मिलता है तो वो निकल के भागता है, तो उनकी स्थिति इस वक्त वैसी होगी सबकी, कोई खुशी खुशी थोड़ी होगा। देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर भी जो है सिर फुटबॉल देखने को मिल रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर फुटबॉल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो नेता है संजीव बालियान, संगीत सो, वो आपस में सिर फुटबॉल कर रहे, वो कह रहे तूने मुझे हरा दिया, वो करेगी हमने कुछ नहीं किया, वो कह रहे कि जयंत चौधरी खाने से कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो नुकसान हो गया, हम तो हार गए। तो एनडीए के अंदर एक टूट देखने को मिल रही है, आपस में जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या आपको लग रहा है जो जैसे वहाँ पे एनसीपी के अंदर देखने को मिला है कि बीजेपी लोग कह रहे हैं कि एनसीपी को लाके गलती कर दी, जो आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइज, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एनसीपी, तो कैबिनेट में भी उसको शामिल नहीं किया गया, उनको राज्यमंत्री ऑफर किया गया, उन्होंने वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या आपको लग रहा है इन सारी चीज़ों के बाद, और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको कैबिनेट नहीं मिला, तो लग रहा है कि सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं और सर फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई है एनडीए के अंदर, जैसे पश्चिम यूपी में हर जगह से खबरें सामने आ रही है? देखिए, बात सीधी सीधी ये है, जयंत चौधरी जी को क्या मिला? एक तो गाली मिली, आप बता ही रहे हैं, जैसे उनको गाली दी जा रही है या उनको ये कहा जा रहा है कि इनके आने का कोई फायदा नहीं हुआ, और उनके हाथ में क्या दिया वो आप मुझे बता दीजिए। इसके लिए मिनिस्टर बनाया, तो वो अब वो स्किल्ड मिनिस्ट्री में क्या कर पाएंगे ये भी वही जाने। तो मैं आपको एक स्किल मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, तो युवाओं के लिए है ना सर, देश की जो बड़ी आबादी है, देश का भविष्य है। और कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के? वो जयंत चौधरी जी को कहेंगे आप मिनिस्ट्री चलाओ, मैं तो अपने घर जाके सो रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हो, यही होगा ना। तो स्किल मिनिस्ट्री में क्या बजट है ये बता दीजिए। स्किल वो ऐसे तो मैं आपको क्या बताऊँ, अब कहते हुए भी मुझे हंसी भी आ रही है और वो भी आ रही है, शर्म भी आ रही है। ये जयंत चौधरी जी को सोचना चाहिए, जिनके दादाजी जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, देश में किसानों का हक लेने के लिए जाने जाते हैं। ये अपना स्वयं का हक नहीं ले पाए, अपने लोगों का हक क्या ले पाएंगे? मुझे बड़ा दुख है इस बारे में। खैर, ये भी मुझे लग रहा है कि अभी कोशिश कर रहे हैं वापस आने की। अब इसके बाद 5 साल सरकार नहीं चल पा रही, पलटी लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब महाराष्ट्र का सुन लीजिए। महाराष्ट्र में ऑपरेशन नितिन गडकरी हुआ था, भले ही लोगों को कुछ भी नजर आ रहा हो, तो शिंदे जी तो कभी सपने में भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। तो अब अमित शाह जी उनसे ये बोल रहे हैं, भाई तुम्हारी क्या औकात थी चीफ मिनिस्टर बनने की? हमने तुम्हें बनाया, इसके बाद तुम्हारा मांगने का क्या अधिकार है? इसीलिए कैबिनेट नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ मांगने का ही क्या अधिकार है? ये तो इस तरीके की बदतमीजी की भाषा प्रयोग करते हैं। मैं तो अंदाजा लगा के ही बोल रहा हूँ कि इस तरह से बोल रहे होंगे ना, तुम्हारा क्या अधिकार है शिंदे जी? मैंने तो आपको वो बना, शिंदे जी तो नहीं बोलते होंगे, वो जैसे भी बोलते होंगे, मैं तो उन अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। अमित शाह जी तो अपशब्द प्रयोग करते हैं ना बड़े बड़े लीडर्स से, तो उनको यही कह रहे होंगे तुम्हें कभी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना भी आया था? मैंने तुम्हें बना दिया, आप चुप बैठो, ये बोल रहे होंगे। उसी प्रकार से अजीत पवार जी के साथ बदतमीजी कर रहे होंगे, उसी प्रकार से बाकी लोगों के साथ अशोक चव्हाण जी से बदतमीजी कर। मैं तो अशोक चव्हाण जी के बारे में सोच सोच के हैरान हूँ, कहाँ वो मुख्यमंत्री तक रह लिए, कहाँ अब वो कहाँ है कुछ पता ही नहीं। बल्कि मैं वही तो कह रहा हूँ,
राज्यसभा का ही उनका वो था ना, यहाँ वो चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में थे। छगन भुजबल साहब आज कहाँ हैं, वो भी छटपटा रहे हैं कि हर आदमी जहाँ इज्जत होती है ना, या ऐसी जगह से तो कम से कम दूर भागना चाहता है जहाँ बेइज्जती हो रही है दिन रात। तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है, यही स्थिति यूपी की है। तो जब योगी जी तो एक अपने आप को बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, उनके साथ क्या क्या बदतमीजी हो रही है इस वक्त वो वही जानते होंगे। तो 5 साल पूरे करेंगे मोदी जी? देखिए 5 साल ये अडानी जी पूरे करेंगे नहीं है, ये माना, ये पूछिए आप। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके ऊपर है सारा कुछ दारोमदार। और दूसरी तरफ है देश की जनता, दूसरी तरफ है लोगों के अंदर जो आत्मा होती है, अंतरात्मा, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं उनकी अंतरात्मा एक तरफ है और देश की जनता एक तरफ है, और सामने है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसीज, यूसुफ लुलू, अडानी, अंबानी, अमित शाह जी और नड्डा जी और मोदी जी। इन दोनों धड़ों के बीच में लड़ाई हो रही है। सर, जो कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जो है बिहार का चुनाव हो जाए, बिहार विधानसभा में जो है ताकत हासिल कर ले, उसके बाद कुछ खेला हो। और ये बात अमित शाह जी को नहीं पता होगी। मतलब ये तो छल कपट चल रही है ना दोनों तरफ से। जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, ये बात अमित शाह को नहीं पता होगी। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं ये भी तो बताओ कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी को ठिकाने लगाऊं, राजनीतिक भविष्य उनका ख़त्म कर दूं। ये अमित शाह जी सोच रहे होंगे, मोदी जी सोच रहे होंगे। उधर से नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं किसी प्रकार से बिहार के इस प्रकार का जो आपस में संबंध है ना, प्रगाढ़ संबंध, विश्वास के और दोस्ती के प्रगाढ़ संबंध, ये कितने दिन चल पाएंगे ये दुनिया। तो 5 साल पूरा नहीं करेंगे मोदी जी? इस प्रकार के संबंधों से 5 क्या 50 साल पूरे करने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इतना तो विश्वास है दोनों को एक दूसरे के ऊपर कि कोई विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव से पहले निपटाएं कैसे इन्हें। तो ये जब है, और यही बात टीडीपी के साथ है। ये आप अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लो ना, आप क्या छल कपट से उड़ीसा में पटनायक साहब को हराया है। छल कपट ही तो है ना, उनके गले में बाहें डाल के घूमते थे और पीछे से क्या किया उनके साथ। तो यही चाल चरित्र और चेहरा। एनडीए में थोड़ी ना थे पटनायक जी? किसमें थे वो तो अपने एनडीए अलग थे वो। पहले किसमें थे वो? हमेशा से तो बीजेपी को सपोर्ट किया उन्होंने, सपोर्ट किया, मुद्दों पे सपोर्ट किया, संसद में कहीं उन्हें लगा तो सपोर्ट किया। खिलाफ कब गए मोदी जी के पिछले 10 साल में, बता दीजिए मुझे आप। ऐसे एनडीए में तो नहीं थे। खिलाफ गए एक बार भी? हमेशा सपोर्ट किया उन्हें। और उनके साथ क्या काम किया, उनके साथ क्या क्या। सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ना छोड़ दे, कौन सी बात हुई? मतलब बीजेपी चुनाव ना लड़े? नहीं लड़े, हाँ, लेकिन जो धांधली करानी थी, जो जैसे यूपी में कराई, बिहार में कराई, जो ये गोरख धंधा। बीजेपी हार गई, 240 पे आ गई, अब भी आप धांधली चिल्ला रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी एक भी सीट नहीं तभी मानेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 40 से 50 सीटें निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की बनती थी, उससे ज्यादा कैसे आ गई ये आप मानते हैं ना सर? मेरे पास सबूत है ना सब चीज़ों के। हम तो कल एफआईआर दर्ज करने भी जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं कल हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में। किस पे एफआईआर कल करेंगे? ये चुनाव आयोग के अधिकारियों पे और बीजेपी के अधिकारियों पे, मोदी जी पे, अमित शाह जी पे और नड्डा जी पे, जो ये गोरख धंधा चुनाव में हुआ है उसके हम चुनाव के सबूत इकट्ठे नहीं कर रहे थे। आपने कर लिया सर? सबूत इकट्ठे कर लिया। कल हम जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। नहीं करेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है नहीं होगी एफआईआर कल दर्ज, तो हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कोर्ट के माध्यम से फिर आप एफआईआर करेंगे। तो ये थे महमूद प्राचा जी। आज जो है एक बड़ी बात भी निकल के सामने आ गई पूरे इंटरव्यू में कि कल जो है सर एक एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं, जिन्होंने मिलकर ये गोरख धंधा पूरा चुनाव में किया है, उनके खिलाफ। तो पूरी बातचीत आपने सुनी, आपकी क्या राय में जरूर है वीडियो को लाइक कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।